हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग CUET एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत 40 प्रश्न इसमें पूछे जाएं 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 का आपको उत्तर देना है और 45 मिनट का समय दिया जाएगा। यह सेक्शन सेकेंड आर डोमेन के अंतर्गत ये इतिहास विषय का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए बड़ी तेज़ी से हम प्रश्नों का संग्रह आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में महान स्नानागार सार्वजनिक स्नानागार पाया गया था? तो ऑप्शन डी सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शहर में यह सार्वजनिक स्नानागार पाया गया था, जिसकी जो लंबाई है हम कह सकते हैं कि 11.88 मीटर लंबा और गुड़े 7.01 मीटर यह चौड़ा था और 2.43 मीटर यह गहरा था। तो हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो में यह दुर्ग के टीले में स्थित स्नानागार था, जो सार्वजनिक स्नानागार था उसका साक्ष्य मिला है, जिसकी गहराई 2.43 है और लंबाई 11.88 गुणे 7.01। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था, वह मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के तरफ। प्रश्न नंबर 3 के तरफ, हड़प्पा बस्तियों की विशेषताओं के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हड़प्पा की बस्तियों में सड़कों का एक सुनियोजित जाल बना हुआ था। ये भी सही है। जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा बस्तियों की एक प्रमुख व्यवस्था थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हम प्रश्न के तरफ चलते हैं, चौथे नंबर चलते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? किसका संलग्न कार्यालय है? तो ऑप्शन ए सही है, संस्कृति का संलग्न कार्यालय है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये ऑप्शन डी सही है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, CUT के लिए ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये अशोक ने अपने अभिलेखों में 3 भाषाओं एवं 4 लिपि का प्रयोग किया था, ये भी सही है। लुम्बिनी अभिलेख अशोक की प्रसिद्ध घोषणा है, सभी प्रजा मेरी संतान है। तीसरा है, बराबर की पहाड़ियों में पाए गए अशोक के गुहा लेख से उसकी धार्मिक सहिष्णुता का ज्ञान होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन सी सही है। 1 और 3 होगा, जैसे 1 और 3, यानी ये सही है और पहला वाला सही है। तो ये ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो इसको कहते थे अग्रहार, इसको कहते थे अग्रहार। नेक्स्ट हम 8वें नंबर के तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां के तरफ हम लोग चलते हैं कि सती प्रथा का अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है, एरण से। थोड़ा सा हम आपको इसका इतिहास बताना चाहेंगे कि जो यह सजा की जो प्रथा थी, एरण अभिलेख में प्राप्त जो हुआ था, गोपराज नामक सैनिक थे। क्या थे? गोपराज नामक सैनिक थे। इनकी पत्नी यानी जो इस एरण से प्राप्त हुआ है सती प्रथा के इतिहास,
तो इसमें लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम गोपराज नामक जो सेनापति थे उनकी स्त्री का सती होने का इसमें वर्णन मिलता है। गोपराज यह सैनिक थे, सेनापति थे, और इनकी पत्नी को सती होने का प्रमाण इस एरण जो भी अभिलेख से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी। तो ये सभी है साधना, त्याग, बौद्धिक श्रेष्ठता। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो स्वाभाविक है कि आप पांडव, अरे वही पांचों भाई को पांडव बोलते हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जी सारथी के रूप में थे, तो इसलिए पांडव की जीत हुई थी। वो धर्म के पक्ष की तरफ खड़े थे। दुर्योधन की माता गांधारी को गांधारी क्यों कहा जाता था। दुर्योधन की माता गांधारी को गांधारी क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो गांधार देश की राजकुमारी थी, इस कारण उन्हें गांधारी कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, सभी लोग जानते हैं मामा शकुनी उनके भाई थे और दुर्योधन के मामा थे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म में प्रमुखता था। क्या था इसमें? आप प्रकृति पूजा व यज्ञ करना, प्रकृति पूजा व यज्ञ करना। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो ये नाथ मुनि जो थे ये जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी सभी जैन तीर्थंकर थे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए सही है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और 1989 में, हम कह सकते हैं 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में इसको शामिल किया गया। 1989 में हम कह सकते हैं कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची बनाई जाती है उसमें सांची के स्तूप को शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश में है, और इसको अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पे हम, कि दक्षिण भारत में वैष्णव संत कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। तो उन्हें अलवार के नाम से पुकारा जाता था। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन था। शैव धर्म का सर्वाधिक जो प्राचीन संप्रदाय जो पशुपत संप्रदाय था। क्या था? ऑप्शन बी सही है, पशुपत संप्रदाय था। अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब न किए हों तो कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद में किसकी रचना का स्पष्टीकरण दिखाई देता है। किसकी रचना का स्पष्टीकरण दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी सही है, ज्यामितीय संरचना का स्पष्टीकरण दिखाई देता है। नेक्स्ट 19 नंबर पे, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन डी क्या है? इस सब सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी, इसमें क्या होता है? वे मोरक्को के निवासी थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय से भारत का दौरा किया था। उन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? उन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसलिए ये सभी सही है। ये सभी सही है। यही जो इब्न बतूता जो थे इनके हिसाब से ये सब सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, वर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या कहता था। वर्नियर
मुगलकालीन शहरों को क्या कहते थे? तो शिविर नगर कहते थे। क्या कहते थे उसे? शिविर नगर कहते थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल काल सम्राट के समकालीन थे? कौन से? तो ऑप्शन सी सही है, जहांगीर के। कहाँ के? जहांगीर के। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 नंबर पे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ऑप्शन बी सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर पे। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रशंसा किस पुर्तगाली यात्री ने की थी? किस पुर्तगाली यात्री ने की थी? तो ऑप्शन डी सही है, डोमिंगो पेस पुर्तगाली यात्री थी जो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रशंसा की थी। निम्न में से कौन सी विजयनगर के मंदिरों की विशेषताएं हैं? विजयनगर के मंदिरों की विशेषताएं हैं। मंदिरों की संरचना बहुत छोटी थी। मंदिर सैन्य प्रशिक्षणों के केंद्र थे। गुंबदाकार मंदिरों का निर्माण किया गया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर पे हम चलते हैं। प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो यह विजयनगर की राजधानी थी। ऑप्शन डी सही है, विजयनगर की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? तो ये है आपका सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। शाह शहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यह शाहजहां के द्वारा किया गया। शाह नहर है। शाह नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? तो टोडरमल का है। किनका है? टोडरमल का। ऑप्शन सी सही है। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। बादशाहनामा किसकी कृति है? बादशाहनामा किसकी कृति है? तो ऑप्शन बी सही है, अब्दुल हमीद लाहौरी की। अब्दुल हमीद लाहौरी की। नेक्स्ट चलते हैं हम 32 पे। जमींदारों के पास व्यक्तिगत भूमि के बड़े क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था? तो यह है मिल्कियत के रूप में यह जाना जाता था। तो ऑप्शन बी सही है। शिकमी रैयत कौन थे? तो ऑप्शन बी, जो रैयत से ज़मीन लगान पर लेते थे, शिकमी रैयत वही होते थे। नेक्स्ट चलते हैं 34। 1750 से पहले दुनिया में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो भारत था। कौन था? भारत
सबसे बड़ा उत्पादक था 1750 के पहले। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूत करते थे? क्या उगाने के लिए मजबूत करते थे? तो चावल उगाने के लिए मजबूत करते थे अंग्रेज मद्रास में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए सही है, सिपाहियों ने शुरू किया था। किसने किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। निम्न में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन बी सही है, टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी से पूर्व औपनिवेशिक काल में मुगल शासकों द्वारा बसाए गए शहर थे। तो आगरा भी था, दिल्ली भी था, लाहौर भी था, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ए सभी है। प्रश्न नंबर 39 पे हम चलते हैं। जो वेलेस्ली के 1817 में भारत से जाने के बाद नगर नियोजन का अर्थ संभालने वाली एजेंसी का नाम क्या था? एजेंसी का नाम क्या था? तो एजेंसी का नाम था नगर नियोजन समिति। ऑप्शन बी सही है। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ गए थे? तो अहमदाबाद गए थे। क्या गए थे? अहमदाबाद गए थे। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही उस गैप में भरा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन डी, जो डांडी नमक यात्रा सुने हो, वही डांडी से यह यात्रा शुरू किए थे, सिविल अवज्ञा आंदोलन। सर्वोदय का अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय के अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए सही है, इसमें भी महात्मा गांधी ही थे सर्वोदय की अवधारणा का जो संस्थापक। पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नामकरण किया था। कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया? यह आपका मार्च 1946 में आया। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे बलिया में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बलिया में किया गया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। कौन संविधान सभा को अंग्रेजों द्वारा निर्मित संस्था माना जाता है? तो सोमनाथ लाहिड़ी। माने कौन संविधान सभा को अंग्रेजों द्वारा निर्मित संस्था मानता था? तो सोमनाथ लाहिड़ी। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का हुआ था, लागू हुआ था। भाषा समिति ने किस भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहा है कि राजभाषा, यानी सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सा भाषा लोगों पे राज करता है, राजभाषा घोषित किया गया था? तो हिंदी को। और हम लोग कहते हैं हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, वो राजभाषा है क्योंकि सर्वाधिक बोली जाने वाली
भाषा है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब